साल था 1891। दुनिया बिजली को समझने की कोशिश कर रही थी और एक आदमी निकोला टेस्ला बिजली से बातें कर रहा था। जब बाकी वैज्ञानिक तारों में उलझे थे, वो हवा में ऊर्जा बहाने की बात कर रहा था। जब दुनिया ने बल्ब जलाना सीखा, उसने कहा, मैं पूरी धरती को रोशन कर सकता हूं, बिना तार, बिना खर्च। टेस्ला ने जो देखा वो उस दौर से 100 साल आगे था और शायद हमारी कल्पना उससे भी आगे निकल गई। क्या सच में उसने फ्री एनर्जी खोज ली थी, या ये सिर्फ एक अधूरी मशीन, अधूरे सपने और पूरी दुनिया की गलतफहमी थी? आज हम उस इतिहास को फिर से पढ़ेंगे, विज्ञान की रोशनी में, तथ्यों की कसौटी पर, क्योंकि हर महान कहानी सच और कल्पना के बीच झूलती है। दुनिया की सबसे रहस्यमयी वैज्ञानिक कहानियों में से एक है निकोला टेस्ला और उनकी फ्री एनर्जी वाली कल्पना। कहा जाता है कि उन्होंने ऐसी तकनीक खोज ली थी जो बिजली कंपनियों का खेल ही खत्म कर देती, और फिर किसी ने उस खोज को दबा दिया। लेकिन क्या यह सच है? क्या टेस्ला सच में असीमित मुफ्त ऊर्जा निकालने के करीब थे, या यह सब एक खूबसूरत गलतफहमी है? इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि आम लोग फ्री एनर्जी से क्या समझते हैं और विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। जब कोई कहता है फ्री एनर्जी, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बिना किसी ईंधन, बिना किसी खर्च, बस हवा, धरती या ब्रह्मांड से सीधे बिजली निकाली जा सकती है, जैसे कोई मशीन हो जो बिना कुछ खाए हमेशा काम करती रहे। पर असली फिजिक्स में फ्री एनर्जी का मतलब कुछ और होता है। जैसे गिब्स फ्री एनर्जी, जो किसी सिस्टम में बची हुई वो ऊर्जा होती है जिसे हम काम में ला सकते हैं। ये ऊर्जा कंजर्वेशन के नियमों को नहीं तोड़ती, बल्कि उन्हीं के अंदर काम करती है। विज्ञान का पहला नियम कहता है कि ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है, न नष्ट की जा सकती है। आप सिर्फ उसे एक रूप से दूसरे में बदल सकते हैं, जैसे बैटरी की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरा नियम कहता है कि किसी बंद सिस्टम से बिना बाहरी काम के यूजेबल एनर्जी लगातार नहीं निकाली जा सकती। यानी कोई भी मशीन जो बिना इनपुट के आउटपुट देती है, वो विज्ञान के इन नियमों से टकराती है। और अब तक ऐसी कोई मशीन बनी नहीं है जो इन नियमों को पार कर सके। तो क्या टेस्ला इन नियमों को तोड़ने वाले थे? नहीं। टेस्ला ने जो किया वो विज्ञान के नियमों के अंदर रहकर किया, और उसमें उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने एसी पावर सिस्टम बनाया, एक ऐसा सिस्टम जो डीसी से कहीं ज्यादा कुशल था। उनका बहुफेजी एसी सिस्टम, इंडक्शन मोटर और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर आज भी पूरी दुनिया की बिजली व्यवस्था की रीढ़ हैं। नायग्रा फॉल्स प्रोजेक्ट में उन्होंने दिखाया कि एसी से बिजली को मीलों दूर तक भेजा जा सकता है, बिना ज्यादा नुकसान के। उनका टेस्ला कॉइल एक ऐसा डिवाइस था जो उच्च आवृत्ति और उच्च वोल्टेज पर काम करता था, रेजोनेंस के सिद्धांत पर। इससे रेडियो, रिसर्च और डेमो में नई संभावनाएं खुली। टेस्ला ने रेडियो, रिमोट कंट्रोल, एक्स-रे और टरबाइन जैसी तकनीकों पर भी काम किया। उनका दायरा अद्भुत था, पर उनकी असली विरासत फ्री एनर्जी नहीं थी, बल्कि ऊर्जा का बेहतर उत्पादन, नियंत्रण और ट्रांसमिशन था। अब आते हैं उस रहस्यमयी टावर पर, वार्डन-क्लिफ टावर। 1901 से 1905 के बीच टेस्ला ने इस टावर को बनाया। मूल लक्ष्य था ग्लोबल वायरलेस कम्युनिकेशन। बाद में उन्होंने कहा कि इससे वायरलेस पावर ट्रांसमिशन भी संभव होगा, एक ऐसा सपना जिसमें हर जगह बिजली हो, बिना तारों के। टेस्ला का टेक्निकल आइडिया था कि अगर दो सर्किट एक ही प्राकृतिक आवृत्ति पर हों, तो रेजोनेंस के जरिए ऊर्जा का ट्रांसफर बहुत बढ़ सकता है। उन्होंने हाई क्यू रेजोनेटर्स की कल्पना की, ऐसे रेजोनेटर्स जिनमें हर साइकिल में बहुत कम एनर्जी लॉस हो। उन्होंने धरती को एक कंडक्टर और आयनोस्फीयर को एक शेल की तरह देखा, एक विशाल रेजोनेंट कैविटी जिसमें स्टैंडिंग वेव्स बिठाकर ऊर्जा दूर तक भेजी जा सके। पर यहां विज्ञान की कठोर कसौटी सामने आती है। मैक्सवेल्स इक्वेशंस और पॉइंटिंग वेक्टर ये बताते हैं कि ऊर्जा कहां जा रही है और कितनी जा रही है। धरती एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। सॉइल की कंडक्टिविटी लगभग 0.05 सीमेंस पर मीटर होती है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे ऊर्जा धरती में जाती है, वो हर 22.5 मीटर्स पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट गुना घटती जाती है। इसे स्किन डेप्थ कहते हैं, यानी ऊर्जा एक्सपोनेंशियली डिके होती है और दूर दूर तक भेजना बेहद कठिन हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि शूमन रेजोनेंसेस, जो पृथ्वी और आयनोस्फीयर के बीच लो फ्रीक्वेंसी स्टैंडिंग वेव्स हैं, उनसे ऊर्जा भेजी जा सकती है, पर इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है, 783 हर्ट्ज, कि प्रैक्टिकल पावर ट्रांसमिशन के लिए ये उपयुक्त नहीं है। कपलिंग बहुत कम होती है, लॉसेस बहुत ज्यादा, और ट्रांसमीटर रिसीवर को सिंक करना बेहद मुश्किल।
अब मान लो हम किसी दूर शहर में 100 वाट का बल्ब जलाना चाहें, सिर्फ हवा या धरती के जरिए। अगर हमें उस जगह पर 1 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जो कि बहुत बड़ी है, तो पावर डेंसिटी होगी लगभग 0.00265 वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर ट्रांसमीटर आइसोट्रोपिक हो और दूरी 10 किलोमीटर हो तो हमें लगभग 3.3 मेगावाट की ऊर्जा ट्रांसमिट करनी पड़ेगी, और रिसीवर पर जो ऊर्जा पहुंचेगी उसे कैप्चर करने के लिए विशाल एंटेना चाहिए। यानी सिर्फ एक बल्ब जलाने के लिए भी ये तरीका बेहद महंगा और अव्यावहारिक है। अब आते हैं उस पेटेंट पर जिसे लोग फ्री एनर्जी मशीन कहते हैं, रेडिएंट एनर्जी वाला। 1901 में टेस्ला ने एक डिवाइस का आइडिया लिखा जिसमें एलिवेटेड प्लेट और ग्राउंड के बीच वातावरण से चार्ज लेकर कैपेसिटर में ऊर्जा जमा की जाती थी। यह सोलर या एटमॉस्फेरिक चार्ज हार्वेस्टिंग जैसा था, पर बहुत लो एफिशिएंसी पर। फेयर वेदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग 100 वोल्ट पर मीटर होता है और करंट डेंसिटी पाइकोम्पेयर प्रति वर्ग मीटर के स्तर पर, यानी पावर डेंसिटी होती है लगभग 10 टू द पावर -10 वाट पर स्क्वायर मीटर। 100 वाट पाने के लिए आपको लगभग 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए, जो व्यवहारिक नहीं है। तो यह पेटेंट फ्री एनर्जी नहीं था, यह अत्यल्प पावर हार्वेस्टिंग था। अब सवाल आता है, क्या किसी ने टेस्ला की खोज को दबा दिया? कहानी में विलेन ढूंढना आसान है। कॉरपोरेट्स ने दबा दिया, सिस्टम ने टावर तोड़ दिया, पर असलियत ज्यादा साधारण है और ज्यादा सख्त भी। वार्डनक्लीफ शुरू में वायरलेस टेलीग्राफी के लिए फंड हुआ था। जैसे जैसे टेस्ला की योजनाएं पावर ट्रांसमिशन की ओर ड्रिफ्ट हुई, बजट, टाइमलाइन और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अस्पष्ट होता गया। उस समय रेडियो के प्रैक्टिकल डेमो ने कम्युनिकेशन की दिशा में तेज प्रगति दिखाई, पर पावर ट्रांसमिशन की दिशा में कोई इंडस्ट्रियल डेमो नहीं था, और वायरलेस पावर की एफिशिएंसी इतनी कम थी कि वायर्ड ग्रिड्स के मुकाबले लागत बहुत ज्यादा थी। तो कोई गुप्त बटन नहीं था, असली रोड ब्लॉक था फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। आज भी वायरलेस पावर संभव है, पर शॉर्ट रेंज में। फोन, ईवी और कुछ मेडिकल इम्प्लांट्स को हम इंडक्टिव या रेजोनेंट कपलिंग से चार्ज करते हैं, पर कुछ सेंटीमीटर या मीटर तक। दूरी बढ़ते ही कपलिंग कोएफिशिएंट के बहुत तेजी से गिरता है और एफिशिएंसी टूट जाती है। फार फील्ड मेथड्स जैसे माइक्रोवेव बीमिंग संभव हैं, पर सेफ्टी, रेगुलेशन और अलाइनमेंट की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। कुछ लोग जीरो पॉइंट एनर्जी या कैसिमिर इफेक्ट को फ्री एनर्जी से जोड़ते हैं। ये क्वांटम वैक्यूम के असली प्रभाव हैं, पर यूजेबल वर्क निकालने के लिए आपको सिस्टम को बायस करना पड़ता है, यानी इनपुट देना पड़ता है, और कंजर्वेशन लॉज फिर सामने आ जाते हैं। तो क्या टेस्ला गलत थे? नहीं। विज्ञान में गलत होना अपराध नहीं, विजनरी होना भविष्य का ईंधन है। टेस्ला ने प्रकृति को एक विशाल रेजोनेंट सर्किट मानकर सीमाएं चेक की। अगर कोई सीमाएं नहीं बढ़ाएगा तो हम नया नहीं सीखेंगे। टेस्ला चले गए, उनकी मशीनें अधूरी रहीं, उनके सपने अधूरे, पर उनके विचार वो आज भी हवा में तैरते हैं, हर उस सवाल में जो हम विज्ञान से पूछते हैं। फ्री एनर्जी एक वादा नहीं था, वो एक कल्पना थी जो विज्ञान से टकराई और फिर इतिहास बन गई। हमने आज उस धुंध को थोड़ा साफ किया है, सच को देखा है, कल्पना को समझा है, और शायद टेस्ला को थोड़ा और करीब से जाना है, क्योंकि हर महान वैज्ञानिक के पीछे एक इंसान होता है जिसने देखा, सोचा और फिर दुनिया को बदलने की कोशिश की। इतिहास को समझना सिर्फ पुरानी किताबें पढ़ना नहीं, वो एक जिम्मेदारी है सच को पहचानने की, और आज हमने वो जिम्मेदारी निभाई है।